हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी क्लास शाम को डेली 5 बजे होती है, जिसमें हम बेहतरीन एसएससी जीडी के लिए 25 प्रश्न लेकर आते हैं। और ये 25 वो प्रश्न हैं जो पिछली बार जीडी की परीक्षा में आए थे। प्रीवियस ईयर के 25 प्रश्न डेली हिंदी के करवाता हूँ मैं। कई शिफ्ट में पेपर हुआ था। मैं बेहतरीन तरीके से एसएससी जीडी के पिछली परीक्षाओं में आए हुए हिंदी के 25 प्रश्न लेकर आता हूँ। जुड़ जाइए, 10 जनवरी से एसएससी जीडी का पेपर होना है। पूरे में पूरे नंबर चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारी क्लास से। डेली 5 बजे एसएससी जीडी 25 बेहतरीन प्रश्न प्रीवियस ईयर हिंदी के। ठीक है, तो जुड़ जाइए आप सभी। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। और बताइए, विलोम शब्द बताने हैं। 26 से 30 तक विलोम शब्द। अच्छा ठीक है, बताइए अपमान का विलोम शब्द क्या है, बताइए। बहुत शानदार 25 प्रश्न लेकर आए हैं जो पिछली परीक्षा में जीडी में पूछे गए थे। मैं 25 बेहतरीन प्रश्न लाया हूं। सर, अपमान का विलोम क्या होता है, क्या आपको पता है? सर, अपमान का विलोम होता है सम्मान। अपमान का विलोम क्या होता है? सम्मान। यदि विलोम शब्द करने में आपको दिक्कत आ रही है तो रात्रि 9 बजे मैं विलोम शब्द पढ़ा चुका हूँ। टॉपिक वाइज हिंदी में रात्रि 9 बजे मैं 300 बेहतरीन विलोम शब्द करा चुका हूँ। उन पार्ट 3 पार्ट में हमने विलोम शब्द करवाए हैं। रात्रि 9 बजे संपूर्ण हिंदी का रिवीजन जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें विलोम शब्द कर लीजिए, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। रात्रि 9 बजे संपूर्ण हिंदी का रिवीजन में हमने विलोम शब्द करवाए हैं, कर लीजिए वहाँ 300 बेहतरीन विलोम शब्द वहीं से मिलेंगे आपको। चलिए एक और विलोम शब्द बताइए। अबला का विलोम शब्द क्या है, पता है तो बताइए। बेहतरीन प्रश्न है। अबला का विलोम शब्द क्या है? सर, अबला मीन्स होती है कमजोर, है ना। कोई कमजोर नारी के लिए अबला शब्द प्रयोग होता है। कमजोर, जो दुर्बल है, जो कमजोर है, तो उसके लिए विलोम शब्द क्या होगा? सर, जो मजबूत है, जो कमजोर नहीं है। अबला का विलोम सबला होता है। बहुत शानदार। अबला का विलोम सबला होता है। और चलिए अगले प्रश्न पर। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है? हिंदी साहित्य में जो काल विभाजन रामचंद्र शुक्ल ने किया था उसमें एक काल था आधुनिक काल। उसका आरंभ कब से माना जाता है? तो पहला ऑप्शन ये है और बाकी दिखा देते हैं। बाकी ये है। तो आधुनिक काल की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1850 ईस्वी से। 1850 से आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। बताइए विलोम शब्द। आस्था का विलोम शब्द सर बताइए। बहुत बेहतरीन। विलोम शब्द नहीं आते हैं तो रात्रि 9 बजे वाली क्लास कर लीजिए हमारी। संपूर्ण हिंदी का रिवीजन मैं 7000 प्रश्नों के साथ हिंदी कंप्लीट करवा रहा हूँ। जुड़ जाइए रात्रि 9 बजे। सर, आस्था का मतलब है भगवान को मानने वाला, जो भगवान को मानता है, जिसका विश्वास भगवान में हो, ईश्वर में हो, उसके लिए एक शब्द आता है आस्था। और जिसका विश्वास भगवान में ना हो, ईश्वर में ना हो, उसे कहते हैं अनास्था। क्या कहते हैं? अनास्था कहते हैं। और चलिए आगे अगला विलोम शब्द बताइए। एक और बेहतरीन है कि सर, उगलना का विलोम शब्द क्या होगा, पता है तो बताइए। सर, उगलना का विलोम शब्द क्या है? किसी चीज को मुख से बाहर निकाल दो तो होता है उगलना। और किसी चीज को मुख से अंदर निगल लो, मुख से अंदर कर लो तो होता है निगलना। उगलना का विलोम शब्द निगलना होता है। निगलना,
बहुत शानदार। थूकना मत करना, उगलना का थूकना तो पर्यायवाची हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न पर। बताइए बताइए, शानदार प्रश्न है, शानदार। उत्पात का उपसर्ग क्या है? बताइए, उत्पात में कौन सा उपसर्ग है? बेहतरीन प्रश्न है। शाम को 5 बजे आ जाइए, एसएससी जीडी का पेपर होना है 10 जनवरी से। जुड़ जाइए हमारे साथ। 25 बेहतरीन हिंदी के प्रश्न लेकर आता हूं, जो पिछली एसएससी जीडी की परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे। मैं 25 प्रश्न उनको डेली लेकर आता हूं। उत्पात का विसर्ग कौन सा है? उत्पात में कौन सा उपसर्ग है? सर, उत्पात में उत उपसर्ग है। ऑप्शन सी सही होगा, उत्पात में उत उपसर्ग है। और चलिए अगले प्रश्न पर। 2 विकल्प इधर हैं और 2 अगले पेज पर होंगे। बताइए, निकृष्ट का उपसर्ग क्या है? निकृष्ट में कौन सा उपसर्ग है? दो ऑप्शन उधर हैं, 2 इधर हैं, दिखा देते हैं। 2 ये हैं ऑप्शन और 2 ये हैं। तो निकृष्ट में कौन सा उपसर्ग है? बताइए बताइए, निकृष्ट में कौन सा उपसर्ग है? पता है तो बताओ। सर, निकृष्ट में नी उपसर्ग है। निकृष्ट में कौन सा उपसर्ग है? नी उपसर्ग है। निकृष्ट में नी उपसर्ग है। निर मत करिए। निकृष्ट में कौन सा उपसर्ग है? नी उपसर्ग है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे, चलिए आगे और बताइए अगला प्रश्न। अब प्रश्न आपके गलत ना हो, इस प्रकार आप करिए। वर्धमान का प्रत्यय है। वर्धमान में कौन सा प्रत्यय है? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। इसी तरह आप अभ्यास करते रहिए। एसएससी जीडी में पूरे नंबर चाहते हैं। इसी तरह सर, प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे आता है। हाँ, शब्द के पीछे आता है। तो वर्धमान में आन नहीं, मान होगा। वर्ध प्लस मान, तो वर्धमान में मान प्रत्यय है। ऑप्शन सही होगा डी। वर्धमान में कौन सा प्रत्यय है? मान प्रत्यय है। और बताइए, शानदार प्रश्न है, प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। और एक और बेहतरीन प्रश्न, प्रत्यय और उपसर्ग से प्रश्न है। मैं रात्रि 9 बजे प्रत्यय और उपसर्ग भी पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइए। दैत्य का प्रत्यय क्या है? बताइए, दैत्य में कौन सा प्रत्यय है? दैत्य में कौन सा प्रत्यय है? देखिए, आय प्रत्यय अगर आप कर रहे हो तो गलत है। कैसे? दैत्य में आय प्रत्यय नहीं होगा। मान लो आय, आय कहां से? देखिए, ऐसा है दैत्य। ये आधे ता का मतलब है ऐसा ता। दैत्य आधे ता का मतलब होता है हलंत वाला ता, और हलंत ता का मतलब है इसमें स्वर नहीं है। आ इसमें से गायब है गायब। तो जब इसका विसर्ग विच्छेद करिए, दैत प्लस आय नहीं होगा, क्योंकि आ ता में पहले ही से आ नहीं है। तो दैत प्लस या होगा। दैत प्लस या, क्योंकि ता पे हलंत पहले से है, तो आ तो आएगा नहीं। दैत प्लस या होगा। और यह प्रत्यय है, दैत में यह प्रत्यय है, ध्यान रखना। बहुत शानदार, दैत में यह प्रत्यय है। और चलिए आगे बताइए, हमारा अगला प्रश्न है, चेहरे पर हवाइयां उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। चेहरे पर हवाइयां उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत शानदार। मुहावरे से भी प्रश्न आते हैं सर, मुहावरे से भी प्रश्न आते हैं। डर से घबराना। चेहरे पर हवाइयां उड़ने का मतलब है डर से घबराना। क्या मतलब है? चेहरे पर हवाइयां उड़ने का मतलब है डर से घबराना। डर से घबराना। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और चलिए, चौथा विकल्प किधर है? चौथा उस पेज पे होगा। इसी में बताइए, इसी में बताइए, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? बहुत शानदार प्रश्न है। हिंदी भारत की राजभाषा कब घोषित हुई?
सर हिंदी भारत की 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा घोषित हुई। कब हुई? 14 सितंबर 1949 को। अच्छा, हिंदी से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? 343 से 351। ठीक है, 343 से। और हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है, देवनागरी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए बताइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि निर्धनता की समस्या खाली स्थान का परिणाम है। निर्धनता की समस्या किसका परिणाम है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, 25 जीडी में आए हुए शानदार प्रश्न है। आप करिए इनको। निर्धनता की समस्या किसका? निर्धनता की समस्या आर्थिक का परिणाम है। तो पिछड़ेपन का मत करना, आर्थिक विषमता का परिणाम है। निर्धनता की समस्या आर्थिक विषमता का परिणाम है। आर्थिक विषमता का मतलब है रुपया पैसा में भारत में विषमता ज़्यादा है। कोई गरीब है तो बहुत गरीब है, खाने पीने को उसके पास कुछ नहीं है। कोई अमीर है तो इतना अमीर है कि बहुत ज़्यादा अमीर। तो आर्थिक रुपया पैसा के बीच इसी को कहते हैं विषमता। किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है, तो इसी को कहते हैं आर्थिक विषमता। तो निर्धनता मतलब गरीबी की समस्या आर्थिक विषमता का परिणाम है। किसका परिणाम है? आर्थिक विषमता का। और शानदार प्रश्न सर एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं, एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं। कश्मीर की समस्या अब शीघ्र खाली स्थान योग्य हो गई है। कश्मीर की समस्या अब शीघ्र योग्य हो गई है। तो क्या करने योग्य हो गई है? जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। तो कश्मीर की समस्या अब शीघ्र सुधारने योग्य हो गई है। कैसे हो गई है? शीघ्र सुधारने, विचारने मत करना, समाधान। अच्छा, सुधारने की समाधान योग्य। एक मिनट रुक जाइए, इसमें विकल्प समाधान भी है। तो समाधान योग्य हो गई या सुधारने? तो सर यदि समाधान ऑप्शन में ना होता तो सुधारने कर देते, है ना। समाधान योग्य हो गई, ऑप्शन बी सही होगा, बी सही होगा। समाधान, अगर समाधान ना होता तो सुधारना करते। समाधान योग्य हो गई है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आंसर बी सही होगा। और चलिए अगला प्रश्न बताइए। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर आए हुए हैं कि बुरी बला है क्या भरा जाएगा? सर क्या भरा जाएगा? सर लालच बुरी बला है। क्या यहाँ लालच भरा जाएगा? बिल्कुल, लालच बुरी बला है। ऑप्शन डी सही होगा, लालच बुरी बला है। और बताइए, प्रसिद्ध प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। अंधेर नगरी चौपट राजा किसने नाटक लिखा है? बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। सर अंधेर नगरी चौपट राजा ये नाटक किसका है? बहुत बेहतरीन, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ये किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। ये नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, 41 से 45 त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए और बताइए। 41वां सवाल है, कहाँ गलती है? नेताओं की व्यक्तिगत जीवन ऐसा ही होता है, कोई त्रुटि नहीं। कहाँ गलती है इस वाक्य में? बताइए। तो कहाँ पर गलती है? नेताओं की नहीं, नेताओं की व्यक्तिगत जीवन नहीं। नेताओं का होना चाहिए, की जगह का शब्द आना चाहिए। नेताओं का व्यक्तिगत जीवन, तो ऑप्शन ए में गलती है, ऑप्शन ए में गलती है। नेताओं का व्यक्तिगत जीवन ऐसा ही होता है, तो ए में गलती है, की जगह का होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न बताइए कि संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए।
संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। कहाँ गलती है इस वाक्य में? कहाँ पर त्रुटि है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए, कोई भी गलती नहीं है इसमें, बिल्कुल शुद्ध वाक्य लिखा है। व्याकरण की दृष्टि से ये शुद्ध है, कहीं भी त्रुटि नहीं है। और आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि योगी ने समाधि लगाई और अंतर ध्यान भी गया। कहाँ गलती है इस वाक्य में? व्याकरण की दृष्टि से गलती बताइए, इस वाक्य में कहाँ गलती है? सर गलती है, कहाँ गलती है? योगी ने समाधि लगाई और अंतर ध्यान भी गया। अंतर ध्यान भी गया नहीं होगा, अंतर ध्यान हो गया, भी गया की जगह हो गया आएगा। ऑप्शन सी में गलती है, ऑप्शन सी में गलती है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। क्या इस वाक्य में कोई गलती है? हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ, क्या इस वाक्य में कोई गलती है? इस वाक्य में कोई गलती नहीं है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य लिखा है, अर्थात आप टिक करोगे, कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा, कोई त्रुटि नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर, मेरे लिए एक गिलास दूध पर्याप्त है। इस वाक्य में कहाँ गलती है? क्या ये हिंदी की व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य लिखा है? इस वाक्य में कहाँ गलती है? यहाँ गलती है, देखिए कहाँ गलती है। ऑप्शन सी में पर्याप्त ऐसे नहीं लिखा जाता, रा पे छोटी ई की मात्रा लग के पर्याप्त नहीं लिखा जाता, या पे रा होना चाहिए। विकल्प सी में गलती है, विकल्प सी में गलती है। और चलिए अगला प्रश्न, एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि पानी गए ना उबरे, लेखक के रचनाकार कौन है? अरे जो लाइन लिखी है ना, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, ये किसने लिखी है? ये लाइन किसने लिखी है? किस कवि की लाइन है? ये रहीम दास जी की लाइन है। किसने लिखी हैं? रहीम दास जी ने लिखी हैं। ये जो कविता की पंक्तियां हैं ये रहीम दास जी ने लिखी हैं। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर, दो तीन प्रश्न और बचे हैं, दो तीन और बचे हैं, सही वाक्य का चयन करिए। बताइए अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य शुद्ध है? पढ़िए, परिवर्तन का यह अर्थ नहीं कि कदापि अतीत को सर्वथा उपेक्षा की जाए। तो ये तो गलत है, ये गलत है। परिवर्तन का यह अर्थ नहीं कि, यहाँ गलती है। परिवर्तन का यह अर्थ नहीं, कदापि नहीं, ये थोड़ा सही है। यहाँ परिवर्तन का अर्थ यह कदापि नहीं, यहाँ तक ये तीनों वाक्य सही हैं। अब गलती कहाँ है कि सर्वथा अतीत की उपेक्षा की जाए। सर्वथा नहीं पहले आएगा, पहले आएगा अतीत, और उपेक्षा तो अतीत की उपेक्षा। ऑप्शन डी सही होगा। इसमें क्या है? अतीत की सर्वथा अपेक्षा लिखा है। अपेक्षा और उपेक्षा में अंतर है। उपेक्षा का मतलब होता है तुलना करना, और अपेक्षा का मतलब है उम्मीद। किसी से आशा, किसी से उम्मीद लगाओ तो उसे अपेक्षा कहते हैं। और उपेक्षा का मतलब है किसी से तुलना करो। जैसे 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 कृष्ण राम से अच्छा है, जैसे जैसे राधा मीरा से अच्छा गाती है, तो इस अच्छा के लिए उपेक्षा वर्ड आएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, दो तीन प्रश्न और हैं। बताइए, फिर से वैसा ही प्रश्न है, शुद्ध वाक्य बताइए। कौन सा शुद्ध वाक्य है? जानते हैं किसी को इस बात को सताया ना जाए। क्या शुद्ध है ये वाक्य? बिल्कुल गलत है। क्रिया पहले नहीं आएगी, क्रिया पहले नहीं आएगी, पहले तो कर्ता आता है। दूसरे में भी क्रिया पहले आ रही। जानते हैं इस बात को, ये भी गलत है। इस बात को जानते हैं कि सताया नहीं जाए, इस बात को जानते हैं कि किसी को सताया ना जाए, तो कहाँ पर शुद्ध है बताइए। तो शुद्ध होगा डी वाला,
इस बात को जानते हैं कि किसी को सताया ना जाए, ये वाला ठीक है ना। और बाकी जो 3 ऊपर लिखे हैं ना, ये गलत तरीके से लिखे हैं, इनका क्रम सही नहीं है। देखो, हम भाषा हिंदी जब बोलते हैं ना तो बहुत गलत हिंदी बोलते हैं, व्याकरण की दृष्टि से गलत बोलते हैं। व्याकरण इजाज़त नहीं देती, क्रिया कभी पहले यूज नहीं होती, पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया आती है। ये व्याकरण हिंदी की बोलने का नियम है ना। हम नियम से जब नहीं पढ़ते हैं तभी तो हम संस्कृत भाषा नहीं पढ़ पाते, क्योंकि संस्कृत भाषा नियमों में उलझी हुई भाषा है। ये वेदों की भाषा है। दुनिया में सबसे पहले जो भाषा आई थी उसका नाम संस्कृत है। संस्कृत भाषा को जन्म आर्यों ने दिया था। और वेद लोग क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? क्योंकि वेदों की भाषा संस्कृत है, संस्कृत कठिन भाषा है। तभी तो एक बौद्ध धर्म ने संस्कृत भाषा को ट्रांसलेट करके पाली भाषा में उपदेश दिए थे। भगवान बुद्ध ने कोई अलग उपदेश नहीं दिए थे, संस्कृत भाषा को सरल करके समझा दिया था। वही बुद्ध धर्म कहलाया, वही विचारधारा बुद्ध धर्म कहलाई। चलिए, लुटिया डुबोना मुहावरे का अर्थ क्या है? लुटिया डुबोना मुहावरे का अर्थ क्या है? सबको पता है, ये तो सबको पता। ये कहावत बहुत प्रचलित है कि उसने तो हमारी लुटिया डुबो दी। लुटिया डुबोने का मतलब है काम बर्बाद करना, है ना। आपका कोई काम बर्बाद कर दे तो लुटिया डुबोना, काम बर्बाद करना। और चलिए, आज का आखिरी प्रश्न है, संधि से प्रश्न है, संधि से कि चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रोदय में कौन सी संधि है, बताइए। सर, अगर संधि पहचाननी है तो इसका विच्छेद करना सीखो। कैसे? चंद्रोदय का संधि विच्छेद होगा चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय। और इसमें कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? गुण-स्वर संधि है। अच्छा, संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सर, स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और उन्हीं 5 में से एक भेद है गुण संधि का। चंद्रोदय में गुण संधि है। चलिए, आज का हमारा मॉडल पेपर समाप्त हुआ। 25 बेहतरीन हिंदी के प्रश्न थे। सेशन कैसा लगा कमेंट करिए। मिलते हैं कल इसी समय नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।